नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप। मेरा नाम है जयदीप। देश में पिछले कई दिनों से भाषा को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कई ऐसी घटनाएं आई जहां हिंदी के विरोध में कई बार नफरतें भी हमें देखने को मिली और उसके बाद हिंदी के विरोध में कई स्वर उठने शुरू हुए। उसमें एक मराठी स्वर भी था। और आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद एक साथ मंच पर दिखाई दिए और कारण यही था, ये मराठी अस्मिता। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार ने जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है उसको वापस लेने का फैसला किया था। और उसके बाद दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच पर आए। लगभग 48 मिनट तक उन्होंने लोगों से संवाद किया, बातें की और इसमें उन्होंने कई सारे पहलुओं पर चर्चा की। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ आदित्य जुड़े हैं। तो आदित्य, बताइए कि जो मराठी अस्मिता है, जो इसको लेके पुरानी बहस है, उस पे अब दोनों भाइयों ने क्या जो नई बात सामने निकल कर आई है, क्या बात है वो? देखिए जयदीप, सबसे पहले तो हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो हिंदी बनाम मराठी का विवाद है काफी वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जी। और देखिए सरकार की तरफ से जो तीन भाषा नीति का जो एक फैसला लिया गया था उसे वापस ले लिया गया और कहा गया है कि हमने एक कमेटी बनाई है, कमेटी का जो भी फैसला आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए महाराष्ट्र में अब महाराष्ट्र जो पहले था कि एक सेंटिमेंट था लोगों को, एंटी हिंदी सेंटिमेंट, कभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा रहा नहीं है। हालांकि कोशिश की गई है। और देखिए किसी भी भाषा में मराठी भाषा बहुत पुरानी भाषा है। मुझे लगता है कि लोगों को मराठी भाषा की इज्जत करनी चाहिए। जब आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, तो ये एक जाहिर सी बात है और हर कोई अपनी संस्कृति अपनी भाषा को लेकर सजग रहता है। सजग रहना अच्छी बात है। लेकिन उसके नाम पर सियासत करना, उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए दंगा फसाद करवाना और उसे वोट बैंक में कन्वर्ट करना, ये मुझे लगता है कि एक गलत नीति है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोग इस मामले में बहुत सजग हैं और वो इस तरह, इससे पहले आप ये बात सोचो ना, इससे पहले भी कई बार इस तरह की राजनीति होती हुई दिखाई दी हमें महाराष्ट्र में। लेकिन हमने देखा कि यही लोग सत्ता में नहीं आ पाए, उन दिनों नहीं आ पाए। जी। अगर आप इस बात को ऐसे देखते हैं ना कि जब भी बाल ठाकरे का जमाना हो या फिर इससे पहले ही उद्धव ठाकरे का समय हो या फिर राज ठाकरे का वो 2007, 8, 9 का समय हो जब लगातार जो उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा था, तो हमने क्या देखा कि उसके बाद चुनाव, लोग विधानसभा के चुनाव होते थे, कहाँ ये पार्टियां नहीं जीत के आती थी। ये पार्टियां जीती है। अगर उद्धव ठाकरे सीएम बने तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी जब पीएम बन गए थे उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर जो है वो जीत के आए और कांग्रेस के समर्थन से सीएम बने। मराठी जो आंदोलन है, मराठी भाषा के आंदोलन को लेकर जिस तरह से ये लोग एग्रेसिव होते हैं, जी। आंदोलन, भाषाई आंदोलन बहुत अच्छी बात है। भाषा को रिवाइव करना चाहिए। भाषा को कि साहित्य को और भी ज्यादा समृद्ध करने के लिए अगर आंदोलन चलाई जा रही है तो बहुत उसका स्वागत होना चाहिए। कोई भी भाषा हो। मैं खुद, मेरी मातृभाषा मैथिली है तो मैं बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड महसूस करता हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदी, चूंकि हम बचपन से, हाँ, कट्टर हो जाए और बचपन से हम लोग हिंदी पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, बोलते भी आए हैं, तो हमें हिंदी से भी तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। बाकी तीन, अगर, हाँ, दूसरी बात है कि भाषा को थोपने की जो पॉलिसी है वो नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। भाषा वो चीज है जब आपको स्वायत्ता, अगर आपके मन में एक इच्छा है, मन में इच्छा है कि हमें सीखनी है कोई भाषा, तो सीखनी चाहिए। और खासकर जिस जगह की जो भाषा है उसका भी सम्मान करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि इसमें भी एक पॉइंट ये है, कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग, दक्षिण भारतीय लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उसका मजाक बनाते हैं। फिर आप चाहते हैं कि हिंदी को वो अपना भी लें, तो एक ही समय में दोनों चीजें नहीं होंगी। तो ये एक अलग पहलू है। दूसरा पहलू है वो राजनीतिक है। राजनीतिक पहलू क्या है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मुद्दतों बाद, दशकों बाद एक साथ आए हैं। मुझे लगता है कि अगर कायदे से देखा जाए तो 90s के बाद दोनों एक साथ हैं। 20 साल बाद राजनीतिक तौर पर, वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे मिलते होंगे और पारिवारिक जो इवेंट्स होते हैं उसमें मिलते ही रहते हैं वो लोग। अब राजनीतिक तौर पे एक साथ आने का क्या मतलब है? इसके कई मतलब हो सकते हैं कि भविष्य में एक साथ एक ब्लॉक तैयार करना, एक पार्टी के तौर पर तैयार करना। आप अगर गौर से देखिए, राज ठाकरे की मैं पहले बात करता हूं कि वो बिल्कुल ही अप्रासंगिक है। उनकी स्थिति इस समय ऐसी है कि एक भी विधानसभा सीट वो नहीं जीत पाए। जो मराठी और महाराष्ट्र के
राजनीति करने की या उस जो आप कह सकते हैं कि भाषाई अस्मिता की जो ठेकेदारी लेने की बात जो लोग कर रहे हैं, उन्हें एक सीट भी नहीं आई। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप सर्वाइवल के लिए आप कोई टॉपिक ढूंढते हो, और ये जो टॉपिक ढूंढने वाली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको अगर पता हो कि 2005-6 में जब एमएनएस बनाया था राज ठाकरे ने, उसके बाद ये हिंदी विरोधी कई सारे आंदोलन उन्होंने चलाए वहाँ पे। तो कई जगह हमने देखा कि हिंसा की घटनाएं हुई, और राज ठाकरे को लगा कि इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। हालांकि कई जगह पे जो है, जो नगर निगम के चुनाव थे, वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ भी, लेकिन लंबे वक्त के लिए या लंबी रेस के लिए उनको कोई फायदा नहीं दिखा, और वो लगातार ही अप्रासंगिक होते चले गए। फिर हमने अभी 2 साल पहले क्या देखा कि राज ठाकरे अब हिंदुत्ववादी छवि में आ गए थे। आपको अगर याद हो तो 2 से 3 साल पहले वो कहते थे कि भाई लाउड स्पीकर पे अजान हम नहीं देने देंगे, कोई लाउड स्पीकर पर अजान अगर कोई किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ आती तो हम भी हनुमान चालीसा करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। ये राजनीति भी आपको याद है कि 2 साल पहले उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, और कई जगह हमने देखा कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे। फिर उसके बाद राज ठाकरे को लगा कि उससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लगा कि ऐसे करने से वो बाल ठाकरे वाली उनकी छवि बन जाएगी। वो नहीं बनी। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी उद्धव ठाकरे के साथ भी यही दिक्कत है। उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत है कि वो भी अप्रासंगिक हो चुके हैं, और इस समय कांग्रेस और एनसीपी, अभी जो एनसीपी भी 2 है, शिवसेना भी 2 है, तो इस समय उनको लगता है कि मेरी क्या मतलब, मैं अपना स्टैंड कैसे मजबूत करूं, और जो भाषाई अस्मिता है उसको कैसे मजबूत किया जाए। अच्छा, जब ये आदित्य, मैं रोकूंगा आपको कि मैं भाषा के विवाद पे फिर से वापस आऊंगा, कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब भाषा की बात करते हैं, तो जब एक कोई यात्री एक ऑटो ड्राइवर के पास जाता है, तो ऑटो ड्राइवर कहता है उससे कि आप पहले मराठी में बात करें, माफ़ कीजिए, वो कहते हैं हिंदी नहीं, मराठी में बात कीजिए। एक ग्राहक जब दुकान में सामान लेने जाता है, तो दुकानदार उससे कहता है कि पहले आप मराठी में बात कीजिए। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप इन जो वहाँ की आम जनमानस है, आप उनसे क्यों कहते हैं ये सवाल, उनसे क्यों पूछते हैं कि मराठी में बात कीजिए? जो कई लोग ऐसे हैं जो मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, जो हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा स्केल पे जो प्रोडक्शन होता है, आप उन लोगों से क्यों नहीं कहते कि आप पहले मराठी सीखिए, उसके बाद आप हिंदी बोलिए? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सवाल भी लाजिमी है सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वही उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखेंगे कि इससे पहले भी जिन लोगों को टारगेट किया गया था, पहले ज़्यादातर, हालाँकि 1-2 ऐसे भी लोग होते हैं जो संपन्न होते हैं, वो भी टारगेट में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिनको ये लोग टारगेट करते हैं, वो गरीब, मज़दूर तबका है, ठीक है? कोई छात्र है जो वहाँ पे परीक्षा देने के लिए गया सरकारी नौकरी के लिए, उनको मारते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जानकारों का मैंने देखा, लेख पढ़ा, तो उनका कहना था कि जो राज ठाकरे हैं राज ठाकरे हैं या उद्धव ठाकरे हैं, वो दरअसल किसी भी बड़े मुद्दे, जो महाराष्ट्र के जो रियल इश्यूज हैं, किसानों की समस्या है, विकास की समस्या है, विकास अगर गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर सरकार की उदासीनता है अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दों को लेकर, उसकी राजनीति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी राजनीति करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र से धूप में उन्हें घूमना पड़ेगा, उन्हें पसीना बहाना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आज ही मैं कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, तो उनका ऐसा मानना है, उनको मैं कोट कर रहा हूँ, उनका कहना है कि ये मतलब बाहर निकलकर मेहनत करके, कोई बड़ा आंदोलन करके, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उन पे राजनीति नहीं करते, ये ड्राइंग रूम में बैठ के या एसी वाले रूम में बैठकर इस तरह की राजनीति करते हैं। ये जानकार मैंने आज पढ़ा, हालांकि मेरा मानना है कि ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना उनसे सहमत हूँ, लेकिन मैंने इस तरह के भी कमेंट्स देखे हैं सोशल मीडिया पे। तो देखिए, ये एक मुद्दा है, और अभी ये लोग नए नए मुद्दों की तलाश में रहते हैं। अभी हिंदुत्व का मुद्दा था राज ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे अभी सीएम थे, एक बार उन्होंने, अब देखिए, अब दोनों भाइयों के बीच में देखिए कि 90s में राज ठाकरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो शिवसेना का कैडर है, शिवसेना के कैडर में बहुत पॉपुलर थे, और लोग कहते थे कि बाल ठाकरे की झलक नजर आती है इनमें। फिर बाल ठाकरे ने उसमें वीटो लगा दिया और लीडर किसे बनाया? उद्धव ठाकरे को।
और उससे बहुत ज़्यादा ये जो है बिफर गए और ये उन्होंने अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। और बाल ठाकरे आप अगर देखेंगे तो जब उनकी पार्टी सत्ता में आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी बैकसीट पे हुआ करती थी महाराष्ट्र में। बड़ी पार्टी शिवसेना थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और इससे पहले भी जब फडणवीस पहले टर्म में सीएम बने थे, तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है पार्टी है, वो उस टाइम भी बैकसीट में थी। फिर दूसरे वाले विधानसभा चुनाव में ये लोग फिर कांग्रेस पार्टी के साथ एक अलग अलायंस क्रिएट करके फिर ये सीएम बने। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब 90s में शिवसेना की सरकार बनी तो बाल ठाकरे सीएम नहीं बने और उस समय उद्धव ठाकरे भी इतने ज्यादा वो बहुत उम्र दराज नहीं थे कि वो सीएम बने। एक यंग लीडर थे, तो उनको उनकी जगह मनोहर जोशी को, छगन भुजबल को बनाया गया। और आज आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे भी सीएम बने। तो एक बार सीएम बनने के बाद इंसान चाहता है कि कोई ऐसा मुद्दा हो कि सरकार को अस्थिर किया जाए, और बाकी वहाँ पे नगर निगम के भी निकाय के चुनाव भी है, तो उसमें भी उसको भी भुनाया जाए। तो ये मुद्दा बिल्कुल ही इसी जो है ना पहलुओं के इर्द गिर्द है। और देखते हैं कि अब चूंकि फैसला वापस ले लिया गया है, और अब देखिए महाराष्ट्र की जनता भी थक चुकी है, क्योंकि आप ना एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे तो वो समझ जाती है कि ये कुछ नहीं है, एक शिगुफा छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल। तो देखिए आदित्य ने समझाया कि दोनों भाइयों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है और जो भाषाई विवाद है उसको लेके क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या बहस हो रही है। और आदित्य ने यह भी बताया कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का आज से लेकर इतिहास तक सारी बातें आदित्य ने बता दी। और इस मुद्दे पर, इस बहस पर आपका क्या कहना है, दोनों भाइयों के गठजोड़ पर और दोनों भाइयों के 20 साल बाद साथ दिखने पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों और इस तरह की चर्चाओं के लिए बने रहिए India.com के साथ। धन्यवाद।